सर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना अपना परिचय दें ताकि पूरी तरीके से बातचीत आगे बढ़ाया जा सके। सुमित दुबे हूँ, मैं डिजिटल टीम में ही हूँ, असिस्टेंट एडिटर। अच्छा। और ये नवीन है हमारे सहयोगी, ये भी असिस्टेंट एडिटर। आप लोगों ने क्या विश्लेषण किया? ये पूरा सर्वे आया, हमने भी अपने सर्वे अपने दिखाए और जितने भी और कंपनियों ने किया था, एजेंसियों ने किया था, उनके हमने दिखाए। क्या लगता है वाकई में 400 पास के आसपास इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एनडीए छू जाएगी? ये आंकड़ा दिख रहा है? देखिए, ये जो आंकड़ा दिख रहा है, ज्यादातर सर्वे हम देख रहे हैं, तो एनडीए के लिए ये टारगेट रखा गया था। पीएम मोदी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, हमें याद है, तो उसमें कहा था कि एनडीए 400 पार करेगा। तो अब कोई भी सर्वे 400 पार तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन 400 पार का मतलब लिटरली 400 ही नहीं, लेकिन 378 370 के आसपास आंकड़े कई सारे दिखा रहे हैं, तो उतना पहुंच सकता है। लेकिन सर्वे तो खैर सर्वे ही है, कई बार सर्वे गलत भी हुए हैं, कई बार सर्वे सही भी हुए। मुझे याद है संजय कि 2004 का इलेक्शन था, हम लोग तब इस प्रोफेशन में नहीं थे, स्टूडेंट थे, लेकिन मुझे याद है कि उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की, और सर्वे आए थे, सारे सर्वेज में उनको जीता हुआ बताया गया था, बीजेपी को, एनडीए को, लेकिन वो हार गए थे। विपक्ष इसी उम्मीद में है कि शायद 2024 का ये चुनाव 2004 वाला चुनाव हो। हाँ, विपक्ष बोल रहा है, बार बार यही बोल रहा है कि और सर्वे गलत हो। लेकिन एक चीज है, हमने, क्योंकि हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं इस प्रोफेशन में आने के बाद, तो और ज्यादा फॉलो करने लगे हैं कि सर्वे कंपनीज जितनी भी हैं, उन्होंने 2004 वाले उस मामले से थोड़ा सा सबक लिया और फिर वो उतना मार्जिन रखने लगे और एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताने लगे, और कई सारे उन्होंने बीच में जो मार्जिन था वो ज्यादा कर दिया, 30 से 40 सीटों का मार्जिन करने लगे, शायद प्ले सेफ की वजह से। 30 से 40 सीटों का एक ब्रैकेट लेके चलते हैं कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। हाँ, अच्छा, और चूंकि अब देखिए सबसे बड़ी चीज चौंकाने वाली है नवीन जी, दक्षिण भारत को लेकर हमें लगता है कि जितने भी जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट या सबने या जो सर्वे करते हैं, वो हो सकता है कि अंदर की बातें थी, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि वाकई में कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर करेगी। और इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में 103 सीटें के आसपास ये यानी कहा जाए कि खाता खोल रही है। ये दिखाता है कि पूरे दक्षिण भारत के इन राज्यों में प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो वाकई में एक मिशन के साथ था, सोच के साथ था, जिसका परिणाम है। आपकी और मेरी कल एक चर्चा हुई थी, जिस पर हमने उनकी साधना को लेकर के बात की थी कि उन्होंने साधना के लिए दक्षिण भारत को ही क्यों चुना। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने दौरा तो पहले किया ही, तमिलनाडु में उन्होंने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत आपको आंध्र प्रदेश में नहीं दिखी, क्योंकि वहां उनके साथ टीडीपी एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही, सहयोगी था। तो आंध्र प्रदेश के जो नतीजे हैं, वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश से, वो काफी चौंकाने वाले हैं। वाईएसआर को उसमें कुछ भी मिलता नहीं दिख रहा है। हाँ, वाईएसआर कांग्रेस काफी पिछड़ती नजर आ रही है। वो थोड़ा सा शॉकिंग है, अभी भी वो हमारे लिए शॉकिंग है। और टीडीपी का वहां बढ़ना और बीजेपी के साथ में बढ़ना, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। कर्नाटक थोड़ा सा शॉकिंग है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है और बीजेपी को अगर कर्नाटक और आंध्रा से एज मिल रहा है और तेलंगाना में थोड़े बहुत भी वो कामयाबी हासिल कर रही है, तो उत्तर भारत तो क्योंकि कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, तो दक्षिण से उसको काफी उम्मीदें थी। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करें हम, और चाहे पूरे इलेक्शन कैंपेन की बात करें, अलायंस की बात करें, चाहे सीटों के चयन की बात करें, सभी में जो है कांग्रेस ने साउथ पे काफी ज्यादा फोकस रखा था। उनको ये उम्मीद थी कि इस बार क्योंकि कर्नाटक में हमारी सरकार है, तो कुछ ना कुछ हमें वहां से मिलेगा। दूसरी बात, केरल से उनको ये लग रहा था क्योंकि वहाँ यूडीएफ की सरकार है, अगर किसी के खाते में इधर से या उधर भी गया, एलडीएफ की सरकार है, माफ कीजिएगा, तो एलडीएफ की सरकार के बाद भी अलायंस भले ही उनका वहां ना हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वहां कुछ होता भी है तो वो इंडिया गठबंधन के खाते में ही आने वाला है। तो नुकसान जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जो इनको हुआ है कांग्रेस को वो काफी, तेलंगाना खास तौर से, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो कांग्रेस से मान के तेलंगाना में बीआरएस को नुकसान हुआ, कांग्रेस ठीक ठाक मार्जिन पे जा रही है। हाँ, बीजेपी को सबसे बेहतर नहीं, कांग्रेस जा रही है, बट तेलंगाना वो राज्य है संजय जहां पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो डबल डिजिट में जाएगी, 17 सीटें हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, हम थोड़ा सा और पीछे जाए अगर, तो तेलंगाना से कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीद है। 2014 के चुनाव में भी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उसमें 42 सीटें थी आई थिंक, तो उसमें से जब जीती थी 2009 में कांग्रेस जब सत्ता में वापस आई थी, तब उसने 33 सीटें जीती थी। और कांग्रेस को 2009 में सत्ता में वापस लाने में आंध्र प्रदेश का रोल था बहुत बड़ा, यूपी का बहुत बड़ा रोल था, जो 22 सीटें मिली थी 2009 में कांग्रेस को। तो जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य बनाए, तो उन्हें उम्मीद थी कि तेलंगाना से हमको एक अच्छा चंक लोकसभा सीट्स का मिलेगा, लेकिन उनको उस समय भी नहीं मिला, 2 इलेक्शन में नहीं मिला। इस बार सरकार आई कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार अभी चुनाव हुआ है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में जब आपका अभी कुछ महीने पहले ही आपने वहां विधानसभा का चुनाव जीता है,
तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 सीट में से कम आप 11, 12, 13 सीट जीतेंगे। तो ये तो हालत कर्नाटक में भी है। हाँ, कर्नाटक में भी है, लेकिन कर्नाटक का केस ये है कि कर्नाटक में बीजेपी का जो एक तरीके से कह सकते समीकरण कुछ इस तरीके से बीजेपी के फेवर में है कि बीजेपी वहाँ सत्ता से बाहर भी होती है तब भी कर्नाटक से अच्छी सीटें जीतती है। हम कई इलेक्शन से देख रहे हैं और इस बार बीजेपी ने वहाँ पर जो HD देवेगौड़ा साहब की पार्टी है JDS जनता दल सेक्युलर, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, हालांकि 2 या 3 सीटें दी हैं। अच्छा, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे स्टेट के इलेक्शन में वहां का वोटर अलग वोट करता है और केंद्र के राज्य और कांग्रेस की इनर फाइटिंग भी कर्नाटक में काफी नहीं, मेरा 2 चीज है, क्या प्रधानमंत्री का करिश्मा है? एक तो BRS इतनी कमजोर कभी नहीं थी वहां पे तेलंगाना में, लेकिन सत्ता से भी हट गई। उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का BRS के वोट पर भी असर पड़ा, वो आधा बढ़ता दिखाई दे रहा। YSR कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद वहां पर बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारती दिख रही है। YSR कांग्रेस का तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है ना, 5 साल सत्ता में रही और जिस तरीके से उसने कमबैक किया था। YSR कांग्रेस ने पिछला चुनाव जिस तरीके से जीता था, क्लीन स्वीप किया था, 20 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीती थी और आंध्र प्रदेश का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी थी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, या उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जो प्रदेश का बंटवारा हुआ और YSR कांग्रेस के जो लीडर हैं जगन रेड्डी, उनको जेल भेजा गया था, तो वो एक उनके साथ सहानुभूति थी पिछले। चंद्रबाबू काफी दिन तक अड़े रहे कि तेलंगाना जो है वो इसी में रहे और फिर हैदराबाद की राजधानी बनी रहे। तो उसमें टीडीपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें तेलंगाना की तरफ के क्षेत्र में थी और YSR का काम जो था वो उस आंध्र वाले क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा था और नया राज्य बना था, उनके लिए जमीन नहीं थी, तो वहां पर YSR का एक बहुत बड़ा तो KCR के बगावत करने का या कहा जाए कि इसके डिमांड करने का कारण यही बना था कि इस क्षेत्र में ये मजबूत थे। हाँ, लेकिन हालांकि अब KCR का किला ढहता हुआ दिख रहा, कहां प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने वाले थे और कहां कहा जाए। अब वो तो संजय बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं। बहरहाल बीजेपी को लेकर चर्चा है कि बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में जो फतेह की उम्मीद की थी उसमें बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया। हाँ बिल्कुल, आप देखो तेलंगाना में या कर्नाटक में प्रदर्शन नहीं कर सकते। 25 सीटें अगर 25 के 25 रिटेन कर पाती है, मुझे नहीं लग रहा, सर्वे भी नहीं बता रहे हैं कि 25 रिटेन कर पा रही है, 20-22 वो भी एक अचीवमेंट है उनके लिए। और खास तौर से देखिए तमिलनाडु ऐसा नहीं था कि एकदम से बीजेपी के लिए 0 रहता था, 1-2 सीटें कई बार बीजेपी बीच बीच में जीती भी है, शायद 99 के इलेक्शन में जीती थी। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, 39 सीटें आती हैं संजय वहां से, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की है तमिलनाडु को लेकर। वो UN में भी जाते हैं तो किसी तमिल कवि, एक बड़े महान कवि रहे थे, उनकी कविता की पंक्तियां बोलते हैं। शी जिनपिंग को जब बुलाया गया तो उन्हें चेन्नई में बुलाया, तमिलनाडु में उनको बुलाकर उनका स्वागत किया कई बार। और जो तमिलनाडु जाते वक्त कैंपेनिंग भी अच्छी खासी कैंपेनिंग भी अच्छी खासी की। तमिलनाडु, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती, उसका कैडर कमजोर है या उसको वोट नहीं मिलता है, उनकी सोच कुछ थोड़ी सी अलग है। दरअसल उसके पीछे कारण ये भी है ना कि बीजेपी ने हमेशा से AIADMK के साथ वहां पर लेकर के चुनाव लड़ा और समय समय पर वो चुनाव अदल बदल, DMK के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई एक बार। हाँ, ये वही कहानी जो पंजाब में थी, जैसे शिरोमणि अकाली दल के साथ था। लेकिन इस बार उन्होंने नई तरीके से वहां बाकायदे नौजवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने बाकायदे पदयात्रा की बीजेपी को नेता ने, और जो है पूरा माहौल ऐसा बना कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर 4 से 5 सीटें निकाल लेगी। अगर AIADMK नवीन AIADMK के साथ अगर उनका अलायंस हो जाता, जो पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे थे साथ ही थे दोनों लोग, लेकिन इलेक्शन से कुछ वक्त पहले दोनों अलग अलग हो गए, तो शायद तमिलनाडु में बीजेपी थोड़ा बहुत कुछ और गेन कर पाती। ये हमने शुरू से हम लोग देख रहे थे और सर्वे में भी नजर आ रहा है। लेकिन साउथ में देखा जाए तो साउथ, आपने सही कहा था कि कांग्रेस का फोर्टे था, कांग्रेस का किला था, लेकिन वहां बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। कर्नाटक में तो ऑलरेडी कई 1-2 दशक पहले सेंध लगा चुकी थी, तेलंगाना में भी अब लगा चुकी है, और अब तमिलनाडु और केरल 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये माना जाता था कि वहां बीजेपी 0 से 1 सीट बीजेपी खाता नहीं खोलेगा, पिछली बार भी नहीं खोला था। अगर वहां खाता भी खोल पाती है बीजेपी तो उसके लिए अच्छी बात है। तो फिर आंकलन ये होगा ना, सिर्फ खाता सीट नंबर नहीं बल्कि वोट परसेंट काउंट किया जाएगा, कितना आगे बढ़ती है। और देखिए राहुल गांधी दक्षिण गए मजबूत करने के लिए और बीजेपी वहां और स्ट्रांग होनी शुरू की। मजबूत तो खैर अब 2 स्टेट में उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ही ली, बड़े बड़े स्टेट है।